आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको लगातार दिन बर दिन भावी प्रत्याशी पुरानी दिल्ली के आगामी निगम चुनाव में सभी से रूबरू करा रहा हूं। आज मैं एक ऐसे समाज सेवी की बात कर रहा हूं जो लगातार संघर्ष करते आए हैं और कब्रिस्तान, मस्जिद और तमाम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर कानूनी तरीके से भी और माली तरीके से भी लगातार आगे आए हैं। समझ ही गए होंगे कि मैं किन से आपका तारुफ़ कराना चाहता हूं। चाहे दिल्ली गेट कब्रिस्तान के बाहर, दीवार के बाहर गैर कानूनी तमाम कब्ज़ों को डेमोलिश कराने के ऑर्डर लेकर आए हों या फिर मेहंदियान कब्रिस्तान पर लगातार सुनवाई कर रहे हों, मैं मिलवाना चाहता हूं आपको अब्दुल अमीरों साहब से। ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आइए अमीरों साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में। थैंक यू। अमीरों साहब, आप लगातार हर एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। आपने 2-3 बहुत बड़े केसेस उठाए, एक बिजली के मीटर का मुद्दा, और इस वक्त हाल ही में आप दिल्ली गेट कब्रिस्तान, मेहंदियान कब्रिस्तान पे जहां विवादों में घिरती नज़र आ रही है दिल्ली वक्फ बोर्ड, MCD, उनके केसों को लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है उन केसेस में, थोड़ा हमें बताइए। मेहंदियान कब्रिस्तान के अंदर, जैसे तो आपको मालूम है, दिल्ली गेट कब्रिस्तान के अंदर एंक्रोचमेंट था, उसके खिलाफ मैंने PIL डाली, उसके ऑर्डर हो गए। 51 दुकानें उन्होंने बताई, MCD ने रिपोर्ट के अंदर अपने एफिडेविट दाखिल करा है। 51 दुकानें, एक के बाद तेज़बारी है। 50 रुपये का वो कुछ नहीं है, सिर्फ हॉस्टेज की रसीद है और बिजली का मीटर है, वो वैलिड नहीं है। वहाँ तो ये हुआ। मेहंदियान कब्रिस्तान तो दिल्ली गेट कब्रिस्तान में डेमोलिश के ऑर्डर किए गए हैं, क्या किया गया है? 24 मार्च को इनको रिपोर्ट दाखिल करनी है, एक्शन रिपोर्ट। एक्शन कमेटी को, मतलब कमेटी को, MCD को देनी है। साउथ MCD है, सेंट्रल जोन, उसको रिपोर्ट दाखिल करनी है 24 मार्च को। और मेहंदियान कब्रिस्तान में क्या कुछ हुआ है अभी तक? मेहंदियान कब्रिस्तान में ऐसा था, कोरोना के टाइम में हम गए नहीं। घर के अंदर हमारे वहाँ वालिद साहब की, वालिदा की, दादा की, दादी की, ताए की, सबकी कब्रें हमारी वहाँ पर है। पहले छोटा सा धोबी घाट होता था साइड में, अब इन्होंने धोबी घाट बना दिया पूरे के अंदर। मैं गया, मैंने भाई ये क्या करा है? हमारे कपड़ों पे तार बांध दिए, कपड़े फैला रहा हो, उस पर जूते लेके चढ़ रहा हो, पवित्र जगह है, उस पर तुम चप्पल लेके, हम तो पैदल नहीं चढ़ते, तुम चप्पल लेके चढ़ लो, कपड़े फैला रहो। वो माने नहीं। मैंने, देखो जी इस तरह कर लो, उसको काम को अंजाम दे लो, नहीं मैं बाद में कंप्लेंट करूँगा। वो माने नहीं। ये देखो, ये कपड़ों के ऊपर धागे फैला रहे हैं, कपड़े भी फैला रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीर आप अगर देख रहे हैं सही तरीके से, तो मैं अपने टीम के सदस्य से कहूँगा कि क्या कुछ हालात हैं यहाँ के, तो फिर उसमें आपने आगे क्या किया? तो मैं मतवल्ली से भी कहा, वहाँ पर कमेटी से भी कहा, वहाँ के गोरखन से भी कहा, मैंने भाई ये क्या हो रहा है? कह रहे हैं भाई साहब ये है वो है, राग पट्टी पढ़ाने लगे। वहाँ अंदर पार्किंग भी हो रही है, टेंट वाला ही बैठा हुआ है, बैटरी चार्ज भी हो रही है रश का वहाँ पर, और आपके घर में पानी की भी वहाँ पर वाटर सप्लाई हो रही है। मैंने खुद वहाँ के कब्रिस्तान जब मैं पहली मरतबा गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा बदहाली और इस तरह के इंतज़ाम देखे कि शायद एक बेदार कौम का कब्रिस्तान वो नज़र आया। बेशक, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये पानी की वहाँ पर सप्लाई हो रही है। वहाँ कमर्शियल, तमाम कमर्शियल, पूरा टोटल कमर्शियल बना हुआ है। कब्रिस्तान में कमर्शियल का क्या मतलब है, आप मुझे बता दें? कब्रिस्तान है, इबादत की जगह है, जाओ फातिहा पढ़ो, अपने आ जाओ, अपने जिसको दफनाना है दफना लो, उसको फिर आ जाओ घर पे। वहाँ पर चाय की दुकान खुली हुई है, वहाँ चिकन तंदूरी बिक रही है, रात को भट्टी लगा दे, चिकन बिक रहा है। तो कब्रिस्तान में चिकन बिकने का मतलब क्या हुआ? मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ खुलेआम शराबें पी जाती हैं। अब चिकन तंदूरी बिक रही है, अंदर सोडे की दुकानें खुली हुई हैं, जनरल स्टोर बना हुआ है, सोडा बिक रहा है, तिक्के बिक रहा है, सारी चीज़ें काम हो रहा है। मुर्दे तो आते नहीं पीने के लिए, बाहर के लोग ही तो आएंगे। अल्लाह माफ़ करे, कहने नहीं चाहिए मेरे को ये बात, लेकिन बाहर के लोग, डॉक्टर वगैरह हैं वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, सब लोग रात को वहाँ बैठते हैं, बाकायदा जश्न चलता है कब्रिस्तान के अंदर। शराबें पी जाती है, नाई की दुकान खुली हुई है, शेप बना रही है, बाल काट रहा है। कब्रिस्तान में कोई कमर्शियल की दुकानें खुल रही हैं? मतलब आपको अभी ही फ़िलहाल क्यों नज़र आया? मैंने सुना है कि काफ़ी लंबे समय से है, और सिर्फ आपको ही ये चीज़ क्यों नज़र आई कि आपने कोर्ट का रुख किया? भाई मेरी वहाँ कब्रें हैं, तो इस मारे मैं आते जाता रहता हूँ। कई टाइम से, मैं 2 साल से मैं गया नहीं था, मेरे घर से परिवार से लोग जाते। पैंडेमिक के टाइम में आपने? जी 2 साल से चल रहे, 19 से 22 हो गए, 2 साल से चल रहा है। मैं वहाँ गए नहीं कब्रिस्तान के अंदर, मैं देखा नहीं, जब देखा तो मैंने इसकी कंप्लेंट करी। तो अभी क्या कुछ वहाँ से सामने आया है? कोर्ट में आपने PIL शायद 3-4 महीने पहले दाखिल की थी, और अब तो 2-3 तारीख,
6-10 को कंप्लेंट करी थी ये मैंने। यानी 6 अक्टूबर को आपने कंप्लेंट की थी। 6-10 को अक्टूबर को करी थी। किसको? गवर्नर साहब को, सीएम साहब को, डिवीजन कमिश्नर को, वक्फ बोर्ड को, बीएसएस को भी दी। वहाँ धोबी घाट बना हुआ है। धोबी घाट बनने का मतलब क्या हुआ अंदर? तो फिर क्या कुछ अभी उसमें हुआ, मुझे थोड़ा शॉर्ट करके बताइए, क्योंकि कुछ और मसले हैं, मैं वो भी आपसे उन पे भी चर्चा करूँगा। कोई मैंने कंप्लेंट लगाई एक, ठीक है, रिमांडर भेजा मैंने। रिमांडर के बाद हाँ 6-10 वाली पे 6-10 पे कोई एक्शन नहीं होना, 6-10 वाले पे हुआ। किसी ने अफसर ने बुला के भी नहीं पूछा वो कि तुमने कंप्लेंट लगाई, क्यों लगाई है। ना कोई कमेटी वाले ने पूछा, ना किसी डिपार्टमेंट ने पूछा। ठीक है, जब मैंने देखा जब इनको बर्दियाली है, कोई सुन रहा नहीं है, मैं सीधा कोर्ट का रुख कर गया। ठीक है, कोर्ट में लगा, कोर्ट में तारीख लगी थी 16। जज साहब बैठे नहीं थे, 2 तारीखें लग चुकी थी, जज साहब बैठे नहीं रहते कोरोना के टाइम में। फिर हमने वहाँ रिक्वेस्ट करी नायब कोर्ट से, उन्होंने हमारे 18 तारीख लगा दी थी, 2 दिन के बाद की। तो 18 तारीख को लगाई, जब हमारी सुनवाई हुई, उन्होंने पूछा भाई और वकील डिपार्टमेंट के कहाँ हैं, तो वकील थे नहीं। तो उन्होंने इनको सबको बुलाओ। ठीक है, जज साहब ने कहा सबको बुलाओ, सबको कॉल करो और सबको बुलाओ। फिर हम 12:30 बजे फिर दोबारा पेयर हुए, फिर उन्होंने फिर लंच के बाद रख दिया था। ये आप हाल ही सन 2022 परसों की 18 तारीख की बता रहा हूँ, 18 फरवरी की, माफ़ कीजिएगा, कल की ही बात है, कल की बात है। 18 फरवरी बरोज जुम्मा, मेरे को नमाज का टाइम हो रहा था, मैं वहाँ से आ गया था। मैंने अपने वकील को कहा आप तुम फाइट करना, मैं जा रहा हूँ, आप तुम देखते रहना। तो वकील साहब का फ़ोन आया मेरे पास, कहना भाई 4 बजे 4:30 बजे वो ऐसे शॉर्ट वो हो गया, इनको सबको नोटिस कर देगा, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 24 जुलाई लगी है, फिर 24 जुलाई तक इनको स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है, सारे गवर्नर साहब को, सीएम साहब को, डिवीजन कमिश्नर को, मतलब सभी लोगों को अपना कह सकते हैं कि एक लेखनामा उनको दाखिल करना होगा और जवाब दाखिल करना पड़ेगा, हलफनामा उनको माफ़ कीजिएगा दाखिल करना होगा, और वो उसमें कोर्ट को पूरी तरीके से बताएं। बिल्कुल बताइए। अमीर साहब, आप ऐसा किस लिए कर रहे हैं कि आगामी निगम चुनाव, आप पहले भी निगम चुनाव लड़ चुके हैं, राजनीति में आप पहले भी एक्टिव रहे हैं, क्या आगामी निगम चुनाव को लेकर आप इन तमाम चीज़ों पे जा रहे हैं? नहीं, खिदमत करनी है, चाहे मैं चुनाव में हारूं या जीतूं। पहले भी जीता, लड़ा था, हार गया, कोई बात नहीं, मैं घर कोई बैठा। 2012 में लड़ा था, आज 22 हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल से लगा जस्तुजू कर रही हूँ, अपने एनजीओ चला रहा हूँ, कमेटी चला रहा हूँ, RW चला रहा हूँ, सारी टीम फैसला करती है, सारे लोग फैसला करते हैं, तब मैं आगे डिसीजन लेता हूँ। चलिए, मैं अब इनसे दिल्ली के आने वाले आगामी निगम चुनाव पर ही चर्चा करता हूं, क्योंकि इस वक्त अब्दुल अमीर अमीरों के भी कुछ पोस्टर्स लगातार बाज़ार में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं, और लोगों को ये अंदाज़ा है कि अब्दुल अमीर अमीरों दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। तो अमीर साहब, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं आगामी? जी, मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। मेरे कमेटी ने, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने कहा भाई जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो थोड़ी पावर आ जाएगी तो काम अच्छा होगा, आप इस काम को अंजाम दीजिए। मतलब आप इन तमाम चीज़ों को, इंक्रोचमेंट वगैरह को रोकेंगे? कह रहे जब आपके पास पावर हो जाएगा, अब तो बिना पावर के काम कर रहे हैं आप, कोई सरकारी होता नहीं है। ठीक है, जो निगम पार्षद को, MLA को काम करना चाहिए, वो आप काम कर रहे हैं, ये काम इनका है। मैनेजमेंट देखना, कब्रस्तान को देखना, दिल्ली गेट को। यानी बात साफ है कि अब्दुल अमीर अमीरों आगामी निगम चुनाव सन 2022 लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अमीर साहब, आप शुरू से, आपके ऑफिस में भी मैं पोस्टर्स देखूं, आप बीजेपी में रहे, भारतीय जनता पार्टी, और आप खुद एक माइनॉरिटी से हैं, और माइनॉरिटी के लिए मौजूदा हालात की बात करें या फिर मुसलमानों से बज़ाहिर नाराज़गी हर एक जानता है, और बीजेपी भी ये खुले तौर पर जानती है। PM नरेंद्र मोदी भी कई मरतबा या फिर बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे कि किससे लड़ेंगे? कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि अमीरों साहब तो वापस बीजेपी से आएंगे, हालांकि आपका पिछला चुनाव एक दूसरी पार्टी से था। तो आप ये तस्वीर पहले साफ़ कीजिए कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। देखो, मैंने 2012 से चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी से लड़ा था, तब से अब तक मैं साइलेंट था। लेडीज सीट हो गई थी, कुछ मैं अपने काम को अंजाम देता रहा। बीजेपी का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। मैं घर बैठना पसंद करूंगा, बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी आप भी बीजेपी से मुखालफत में हैं, विरोध में हैं, यही समझ लो। यही समझ लूँ। चलिए, तो आप, ये तो खैर बात साफ़ हुई कि अब्दुल अमीर अमीरों बीजेपी में अब हैं कि नहीं हैं? नहीं, बीजेपी में तो हो नहीं, मैं ना किसी से हैं, आपकी नहीं है? नहीं, मैं कोई पार्टी में नहीं, ना मेरा पद है, ना कोई मेरे पास जिम्मेदारी है। चलिए, तो अब आप ये बताइए, काम भी नहीं कर आप निगम चुनाव वार्ड 87 बाज़ार सीताराम, जहाँ एक सीताराम बाज़ार जो एक बहुत बड़ा घमासान का इस वक्त जो है क्षेत्र बना हुआ है, कि वहाँ मटिया महल विधानसभा, जिस विधानसभा में आप रहते हैं, मात्र एक ही वोट है जो जनरल रह गया है। वहाँ से आप भी अपनी दावेदारी आजमाएंगे। मेरी दुआ है
कि आपको हर तरह से कामयाबी मिले। मैं पूछना चाहता हूँ किन मुद्दों पे आप ये आगामी निगम का चुनाव वार्ड सीताराम बाज़ार से, पहले मुझे ये बताइए कि किस पार्टी से आप लड़ने जा रहे हैं? पार्टी अभी कोई डिसाइड नहीं करी है, ऑफर तो सारी जगह से आ रही है, लेकिन अभी पार्टी का डिसाइड करेंगे जब कमेटी बैठेगी हमारी, मीटिंग के अंदर फैसला होगा। जिनसे ऑफर कमेटी से ऑफर आ रही है उनसे बात करके अपनी जो अच्छा लगे उससे लड़ेंगे। यानी अभी ये पशुपेक्ष की स्थिति है कि हम किस पार्टी को आप चुनेंगे? सभी पार्टियों की ओर से आपको आवेदन भेजे जा रहे हैं कि आप लड़िए, आइए हमारे से चुनाव लड़िए। तो अभी हमने किसी को आह्वान नहीं करी, अभी चुनाव डिक्लेयर हो जाए फिर डिसीजन करेंगे, मीटिंग बैठेंगे, एक घंटे का काम है। ये तो साफ है ना कि अमीरों बीजेपी से नहीं लड़ेंगे? नहीं, बीजेपी से मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, घर बैठ जाऊँगा आराम से चाहे, लेकिन बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए, ये तो बात साफ हुई। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप वार्ड 87 में? स्थानीय विधायक आले मोहम्मद इकबाल स्थानीय विधायक के बेटे हैं और वो भी वार्ड सीताराम बाज़ार से इस बार भावी प्रत्याशी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कई अलग अलग चेहरे सामने हैं, AIMM। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, बिल्कुल, जो चाहेगा वो होगा। बेशक। मैंने अपने कुछ बनाया है एजेंडा, मैं अपने को आपको बता दूं। ज़रूर, मैं ये दिखा दूं कि अब्दुल अमीर अमीरों ने इसमें लिखा है, अब्दुल अमीर अमीरों, बेहतर शिक्षा, बेहतर सफाई, बेहतर सड़कें, मेरी कोशिश, आपका यकीन, मिलकर करेंगे वार्ड की तरक्की। देखिए अमीर साहब, ये सब चुनावी वादे होते हैं, जनता को लुभाने का काम किया जाता है, हर प्रत्याशी करता है। क्या मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड 87 में? आपको लगता है कि वापस से 10 साल बाद मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? देखो जी, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन पे काम करूँगा। एजुकेशन हमारे नगर निगम का बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी स्कूल नहीं है, कोई भी काम नहीं है। मैं स्कूल के अंदर एजुकेशन पे काम करूँगा। मैंने अपने बच्चे, जो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग के तबके के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? बड़े आपका बेसिक मुद्दा शिक्षा है? शिक्षा पे है मेरा, आपके वार्ड में? मेरे वार्ड के अंदर शिक्षा में रहेगा। मेरा वार्ड से ही बाहर होगा तो मैं हाई कोर्ट के ज़रिए से काम भी करा सकता हूँ। हाई कोर्ट का दरवाज़ा मैं जानता हूँ कैसे खुलेगा और कैसे काम होगा। जो काम भी अगर नगर निगम नहीं करेगी तो मैं हाई कोर्ट को जाने वाला भी तैयार हूँ। आप मौजूदा पार्षद के काम से कितना संतुष्ट हैं? 0, मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप संतुष्ट नहीं हैं? आप मानते हैं कि ऐसा काम ही नहीं हुआ? कुछ काम ही नहीं हुआ। सफाई सुथराई तो ये हर आदमी कर ही लेता है, बेसिक काम है। बताइए आपने कौन सा स्कूल खोला? डिस्पेंसरी खोली है उन्होंने वार्ड सीताराम बाज़ार में, वो उधर चूड़ी वाला। वो 4 दिन हुए ना, 10 साल के अंदर क्या करें? 10 साल में क्या करें? ये तो चुनाव का टाइम आ गया तो सारे उद्घाटन हो जाएंगे, बारात घर के भी उद्घाटन हो जाएंगे, डिस्पेंसरी के भी उद्घाटन हो जाएंगे, मदरसों के भी उद्घाटन हो जाएंगे। बताइए दीनी तालीम किसको देना है? कई काउंसलर ने, MLA ने दीनी तालीम कराई है हमारे इलाके में। मुस्लिम में वार्ड है, मुस्लिम इलाका है, बच्चे हैं, कहाँ तालीम पढ़ेंगे, कहाँ मदरसे में जाएंगे? इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही, उनकी तनख्वाह दिलवाई। इमाम मौजन की तनख्वाह मिल रही है। कितने MLA दिल्ली के अंदर मुसलमान? बताइए, किसी ने इमाम की आवाज़ उठाई है? किसी ने? मैंने उठाई है, मैंने कोर्ट में केस डाल रखा। उसको भी 24 मार्च को जवाब देना है दिल्ली वक्फ बोर्ड को। अच्छा, वहाँ भी 20 मार्च को कहना है? 24 मार्च को। 24 मार्च को वो मैंने आवाज़ उठाई है इमाम मौजनों की। उसके अंदर मैं तनख्वाह नहीं दे रहा। ये इमाम का, MLA का काम है, काउंसलर का काम है। भाई अपने सरकार तुम्हारी है, तुम बातचीत करके इसको मसले को सॉर्ट आउट करो। क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ चुनावी मुद्दा। 11 महीने की, 13 महीने की तनख्वाह हो गई, 2 महीने की दे देते हैं, 3 महीने की देते हैं, फिर इसके बाद फिर बनकर ठप कर देते हैं। गरीब आदमी है, इनकी तनख्वाह नहीं दे रहे, इनकी हदिया नहीं मिल रही। वक्फ बोर्ड वाले वजीफा बोलते, चलो वजीफा नहीं मिल रहा इनको तो उनका खर्चा कैसे चलेगा? ये तो लोकल आदमी है, यहाँ बैठे में एक दूसरे घर से खाना आया था। बाहर गांव देहातों के अंदर जाओ, जमुना पार चले आओ, कोई देता ही नहीं। ये तो शायद आप हमलावर हो गए अपने विपक्षियों पर। वार्ड सीताराम बाज़ार के लिए कुछ खास घोषणाएं आपकी मैं सुनना चाहता हूं कि आपका एक बेसिक, शायद आप कैमरे के सामने ये बात ना बताएं, मुद्दा हो सकता है, लेकिन कोई ख़ास तोहफ़ा जो आप देना चाहते हो, जिसके ऊपर आपको ये लगता है कि इस मुद्दे पे मुझे जनता वोट करेगी। मेरे काम को वोट करेगी। मैंने पहले भी बहुत काम करे, दिल्ली के अंदर मीटर लगाने का काम मैंने करा। बिल्कुल, वो चीज़ मैंने पहले इंटरव्यूज़ में दिखाया है। बता देता हूँ, दिल्ली विद्युत बोर्ड का चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के शेख इकबाल साहब, MLA, दिल्ली वक्फ बोर्ड के, BSS के अंदर, दिल्ली BSES के, जो सेंटर कमेटी होती है इनकी दिल्ली की, उसके चेयरमैन है। ठीक है, ये काम इनका था। मैंने तो नहीं करा, मैंने करा ना, इन्होंने क्या करा?
मैं आपको इस बेसिक काम तो यही है ना। बिल्कुल बेसिक काम में मीटर नहीं लग रहा था 15 मीटर की हाइट पे, वो जरिए चैंची भी हो गए थे, मीटर नहीं लगाते थे। अब तो 50 मीटर भी क्यों ना हो, 15 मीटर के दायरे में मिलेगी टिकट। अब मैं आपको विस्तार से, जब मीटर का जिक्र आया है तो ये बात बता दूं, सन 2019 में पुरानी दिल्ली या फिर देश की राजधानी पूरी ही दिल्ली में 15 मीटर की हाइट से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगों पर या फिर 15 मीटर पर एक भी मीटर इंस्टॉल नहीं किया जा रहा था। जिसकी भी हाइट है उसको चाहिए कि पहले फायर टेंडर से, फायर डिपार्टमेंट से वो एनओसी लेकर आएँ और दूसरा एमसीडी से एनओसी लेकर आएँ, जिसमें भारी भ्रष्टाचार भी नज़र आया। कई अधिकारी जेल गए, कई सस्पेंड हुए, भारी मोटे मोटे भ्रष्टाचार पकड़े गए। लेकिन उसके बाद अब्दुल अमीर अमीरों ने उस तमाम दिल्ली वासियों की लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की और उस केस को सन 2021 में अब्दुल अमीर अमीरों ने जीत लिया। दिल्ली की पूरी जनता को उसका श्रेय अगर कोई लेने वाला है, क्रेडिट लेने वाला है। हालांकि उस पर कुछ सीलमपुर के ईस्ट के विधायक ने कहा था कि वो दिल्ली सरकार ने किया है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, उस पर अब्दुल अमीर अमीरों की PIL थी और अब्दुल अमीर अमीरों उसका केस लड़ रहे थे और उन्होंने उस जीत को हासिल भी किया। कई और ऐसी बड़ी लड़ाई हैं जो अमीरों ने बखूबी लड़ी हैं। अमीर साहब, आपको लगता है कि मीटर की लड़ाई पर आपको वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मेरे काम को मिलेगा। मैंने एक काम और करा, आपको बता दूं जानकारी में, 2019 के अंदर मैं हज पे गया था। वहाँ जो उन्होंने फैसिलिटी का वादा करा था, उन्होंने फैसिलिटी नहीं दी थी। मैंने आके यहाँ कंप्लेंट करी, हज कमेटी ने, सेंट्रल हज कमेटी ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी, दिल्ली हज कमेटी ने भी कोई फैसिलिटी नहीं दी थी। उसके आधार पर ही मैंने केस लड़ा। मैंने हाई कोर्ट गया, इन्होंने आनम फानन के अंदर 141 करोड़ 99,67,000 रुपये वापस दिए हैं हज़ारों आदमियों के। मतलब हज के आपने हज़ारों जितने भी लोग गए थे उनके लिए भी आपने केस लड़ा। और कितनी रकम आप बता रहे हैं? मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने हाई कोर्ट में केस डाला था। आज भी डेट चल रही है इसकी, आज भी डेट है, 30 तारीख लगी हुई है इसके अंदर। और ये मेरे पास RTI का जवाब है, ये 141 करोड़ 99,35,767 रुपये ये वापस किए गए हैं। ये वापस किए गए हैं। मैं आप तमाम लोगों को ज़रूर इस कागज़ के माध्यम से ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा इस RTI के जवाब में कि किस तरह से कितनी रकम वापस की गई। तो मतलब आप बेसिक मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ते हैं? बेसिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ता हूँ मैं। अगर जीत गया ना, बेसिक मुद्दों पे ही काम करूँगा। मैंने अपने इलाके में, मैंने आपको बता दिया, मैं पहले गरीब लोगों के लिए एजुकेशन पे काम करूँगा। ठीक है। दूसरा, दीनी तालीम का मैं काम करूँगा, जिनने आज तक किसी काउंसलर ने, किसी MLA ने दीनी तालीम पे काम नहीं करा। मैं मदरसा बनवाऊँगा, कुरान पाक पढ़वाऊँगा, हाफिज़ कुरान बनवाऊँगा, तालीमें कराऊँगा। जो हिजाब पहन के चले, हमारे घर की बहनें औरतें, घर की बहनें औरतें जा रही हैं, हमारी माँ बहनें जा रही हैं, वो अपने हिजाब पहन के चलें, बुरखा ओढ़ के चलें, अदब, तहजीब, ये सारी चीज़ें सिखा। दीनी तालीम ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या दूसरी कम्युनिटी के लिए? नहीं, हम तो अपनी पहले मुस्लिम इलाके में रहते, तो मुस्लिम इलाके की करेंगे, यहाँ तो हिंदू तो रहते नहीं। 99% मुसलमान लोग हैं। वार्ड सीताराम बाज़ार में 1% वोट, 1 या 2% वोट होगा, उनके लिए भी करेंगे। जो उनके मज़हब में होगा वो हम इसका काम को भी अंजाम देंगे। ज़्यादा 99% तो हमारे घर के लोग हैं। जिस सीट पर रहता है, जो मेरे को अधिकार मिलेगा उसी पे तो काम करूँगा। बिल्कुल, मेरा अधिकार मिलेगा, भाई ये काम करना है। ये मदरसे तो अपने पास से भी कर सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे सरकारी। फॉर्मली अपने पास से वर्बली उसको करना चाहते हैं? वर्बली मैं करना चाहता हूँ, मेरी चाहत है, मैंने बहुत दिन से सोच रखा है। साफ़ सफाई के मुद्दे के, साफ़ सफाई बिल्कुल साफ़ रहेगी इलाके के अंदर, सड़कें बिल्कुल बढ़िया रहेंगी। आपको मौका दिया गया तो? मेरा मौका दिया देगा, इलाके में मौका दिया मेरे को जनता ने, तो इंशाल्लाह मैं काम करके दिखाऊंगा। मैंने अपने जो काम करे हैं वो मैंने इसके अंदर हवाला दिया है। मैं भी, ये हैंड बिल आ रहा है मेरा, मैं ज़रूर इसको अपने स्क्रीन पर, मैं भी कुछ देर में आप लोगों को इसी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सही तरीके से शायद ऐसे दिखाने में नहीं आ रहा है। तो काम किया है, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अब्दुल अमीरो इस पर वोट मांग रहे हैं। घर घर अमीरो, हर घर अमीरो। ठीक है, सबको परखा, अब अमीरों को परखो। नहीं, अभी आपके पास चुनाव निशान नहीं है, अमीरों को लोग कैसे परखें? निर्दलीय उम्मीदवार से निर्दलीय बनेंगे, लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो निर्दलीय से लड़ेंगे। लड़ना तय है, लड़ना तय है। चलिए, तो मैं आप तमाम पुरानी दिल्ली के लोगों को ये बात साफ कर दूं कि पुरानी दिल्ली से एक और प्रबल दावेदार, एक मजबूत दावेदार जो शायद सन 2012 के चुनाव निगम में बहुत दूर रह गए थे, लेकिन मैं इनको बता दूं कि ये भी अब एक प्रबल दावेदार वार्ड 87 मटिया महल विधानसभा बाज़ार सीताराम बाज़ार से हैं और ये सन 2012 में सेकंड पोजीशन पर आए थे। कुछ
बहुत कम, एक कह सकते हैं कि बहुत कम मार्जिन से इनकी हार हुई थी, लेकिन देखना होगा कि कितना है दम। ये तो आएगा रिज़ल्ट के बाद ही किस में कितना है दम। लेकिन अब्दुल अमीर अमीरों के दावे हैं कि ये जनता के लिए वार्ड का विकास करेंगे, शिक्षा के मुद्दे पर काम करेंगे और बेसिक मुद्दों पर, दीनी तालीम पर काम करेंगे। अमीर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कि आप हर तरह से सफल हो। फ़िलहाल मैं आप तमाम लोगों से अलविदा चाहूँगा। शुक्रिया टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारा पेज भी लाइक कर सकते हैं और वेबसाइट www.theawarepointnews.com पर भी क्लिक करें और शेयर करें। शुक्रिया।